नमस्कार दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इंटरलॉकिंग। और इंटरलॉकिंग को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इंटरलॉकिंग को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरलॉकिंग है क्या। तो यह पैनल का लीवर फ्रेम से संचालित सिग्नलों, पॉइंटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था है जो यांत्रिक या विद्युत लॉकिंग द्वारा आपस में इस प्रकार संबंध है कि उनका संचालन एक सुरक्षित क्रम में ही हो सके। इसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सही रूट सेट है, पॉइंट लॉक है, कोई विरोधी मूवमेंट नहीं है, इसका परिणाम ये होगा कि सिग्नल ऑफ किया जा सकता है। तो इंटरलॉकिंग इस तरह से काम कर सकता है। मानिए भूल कर समाप्त कर ट्रेनों की टक्कर को ये रोकता है। और इसका विकास देख लेते हैं। जैसे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है, तो लीवर फ्लेम जो होता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है। रॉड और वायर जो है मैकेनिकल लॉकिंग, और ये सारे जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है। इसमें जो है शारीरिक श्रम अधिक लगता है और सीमित क्षमता होती है इसकी। और रिले इलेक्ट्रो मैकेनिकल देख लेते हैं। रिले, तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, पैनल इंटरलॉकिंग है, रूट रिले इंटरलॉकिंग है। तो ये जो है रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग है। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग देख लें, सॉफ्टवेयर लॉजिक, माइक्रो प्रोसेसर, फेल सेफ डिवाइस और सील फोर अंतर्राष्ट्रीय मानक। ये जो है स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग जो है फोर अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इंटरलॉकिंग दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग जो होता है जब कांटों का प्रचालन एक जगह से और सिग्नलों का प्रचालन अन्य जगह से होता है, तो इसे डायरेक्ट इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्रिपल हेड प्लंजर की लॉक होता है। और डायरेक्ट इंटरलॉकिंग जो होता है जब सभी कांटे हुए सिग्नलों का प्रचालन एक ही जगह से किया जाए, तो उसे डायरेक्ट इंटरलॉकिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट इंटरलॉकिंग के प्रकार देख लेते हैं। जैसे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है, यह इंटरलॉकिंग का सबसे प्राचीन स्वरूप है, जहाँ पॉइंट एवं सिग्नल का परिचालन लीवर फ्रेम के माध्यम से किया जाता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है और मानक श्रम की अधिकता रहती है। पैनल इंटरलॉकिंग जो है, ये सभी कांटे सिग्नल का संचालन मौजूद पैनल के स्विच बटन के द्वारा होता है। स्टेशन मास्टर कमरे में रहता है और इसका परिचालन कार्यरत स्टेशन मास्टर अधीक्षक द्वारा किया जाता है। और कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्मचारी द्वारा इसका संचालन नहीं किया जाएगा। सिग्नल पॉइंट लाइन के संकेत पैनल में दिखाए जाते हैं। अब देखते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग। यह महत्वपूर्ण यार्डों में लगाए जाते हैं। यह स्टेशन मास्टर यार्ड में कमरे में रहता है तथा इसका संचालन कार्यरत स्टेशन मास्टर अधीक्षक द्वारा किया जाता है। कार्यरत स्टेशन मास्टर या स्टेशन अधीक्षक किसी अन्य कर्मचारी द्वारा पैनल का संचालन नहीं किया जाएगा। सिग्नल पॉइंट और लाइन के संकेत पैनल में दिखाए जाते हैं। सिग्नल एवं संबंधित रूट बटन का संचालन करने से ही संबंधित रूट सेट एवं लॉक हो जाते हैं तथा स्वतः सिग्नल ऑफ हो जाता है। अगला देखते हैं सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। यह माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग है। यह स्टेशन मास्टर के कमरे में रहता है तथा इसका संचालन स्टेशन मास्टर या स्टेशन अधीक्षक द्वारा किया जाता है। स्टेशन मास्टर या स्टेशन अधीक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारी द्वारा इसका संचालन नहीं किया जाएगा। यह रिले एवं मकान बनाने के खर्च को बचाता है। यह कम खर्च में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब देख लेते हैं इंटरलॉकिंग जो है चार प्रकार के हैं। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। तो स्टैंडर्ड 1R जो है, ये इंटरलॉकिंग जो है इसकी स्पीड जो होती है 50 kmph होती है। और स्टैंडर्ड 2R जो होता है ये 110 kmph होता है इसकी स्पीड। स्टैंडर्ड 3R जो होता है ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा होता है इसका स्पीड। और स्टैंडर्ड 4R जो होता है ये जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है। इसकी स्पीड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सिग्नल क्लियर होने की चार शर्तें। जैसे पॉइंट एवं सेटिंग लॉकिंग, सभी फेसिंग पॉइंट ठीक से सेट और लॉक होने चाहिए। लेवल क्रॉसिंग गेट, इंटरलॉकिंग से जुड़े सभी गेट सड़क यातायात के लिए बंद और लॉक हो। विरोधी मूवमेंट से बचाव, मेन लाइन की ओर आने वाली सभी साइडिंग और लूप लाइनों को अलग कर दिया गया है। वो रूट होल्डिंग, सिग्नल हरा होने के बाद ट्रेन के गुजरने तक रूट में कोई बदलाव, पॉइंट परिवर्तन संभव न हो। ट्रेन की भौतिक संरचना और पॉइंट स्विच देख लेते हैं। फेसिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट जो होता है जहां से ट्रेन के दो अलग अलग दिशाओं में जाने के विकल्प होता है, उसे हम फेसिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक तरह से फेसिंग पॉइंट बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी जो है अगर इधर से आ रही हो तो गाड़ी को इधर भी भेजा जा सकता है और इधर भी जा सकती है गाड़ी, तो इसे फेसिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि गाड़ी को दिशा को मोड़ दे उसे हम फेसिंग पॉइंट बोलते हैं। और ट्रेलिंग पॉइंट जो होता है जो गाड़ी की दिशा को न मोड़े। मान लीजिए इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो वो सीधी जाएगी, ना कि वो गाड़ी इधर आएगी, इसीलिए इसे हम ट्रेलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट ये है। पॉइंट मशीन डिटेक्शन, पॉइंट को अपडेट करने वाली मोटर जो होती है ये पॉइंट मशीन होता है। और पॉइंट डिटेक्शन सुनिश्चित करता है कि स्विच, रेल और स्टॉप के बीच कोई गैप नहीं है।
अब देखते हैं ओवरलैप ऑफ फ्लाइंग प्रोटेक्शन जो है, रूट एंट्री सिग्नल से लेकर निकास तक। जैसे ओवरलैप जो होता है, स्टार्टर सिग्नल या कोई भी सिग्नल होता है उसके आगे का वह अतिरिक्त खाली ट्रैक जो ट्रेन की गलती से सिग्नल पार करने पर सुरक्षा देता है। मान लीजिए ये सिग्नल है, ठीक, और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो सिग्नल के जस्ट जैसे ये सिग्नल हो गया और सिग्नल के यहाँ तक ये पॉइंट होता है, अगर कोई गाड़ी यहाँ तक आ गई, यहाँ खड़ी हो गई, तो इसे हम स्प्रेड नहीं मानेंगे। ये सिग्नल जो है ये आपका माना जाएगा कि क्रॉस नहीं हुआ है। जैसे ही ये पॉइंट पार किया जाता है तब माना जाएगा कि आपने स्प्रेड कर दिया। तो यही जो खाली भाग जो होता है और इसे हम लोग ओवरलैप बोलते हैं। रूट को अगल बगल से होने वाली टक्करों से बचाने की व्यवस्था, जैसे ट्रैक पॉइंट। अब देखते हैं ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर। ट्रैक सर्किट जो होता है पटरियों में करंट द्वारा करंटिंग पर निर्भर करता है। जल भराव या भारी बारिश में फेल हो सकता है। ट्रैक की क्लियरेंस सुनिश्चित करता है। इंसुलेटेड ज्वाइंट्स की आवश्यकता होती है। और एक्सेल काउंटर जो होता है ये पहिए की गिनती करता है। मौसम का नगण्य प्रभाव है इस पर। ट्रैक की क्लियरेंस सुनिश्चित करना, ज्वाइंट की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं सिग्नलों का पदानुक्रम। जैसे ये हो गया आपका शंट सिग्नल, केवल शंटिंग कार्य के लिए, रनिंग ट्रेनों के लिए नहीं। रूट इंडिकेटर होम सिग्नल के ऊपर ड्राइवर को बताता है कि ट्रेन किस लाइन पर जा रही, मेन लाइन में जा रही है, रूट लूप लाइन में जा रही है। एडवांस स्टार्टर सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश का अंतिम नियंत्रण जो होता है ये एडवांस होता है। स्टार्टर जो होता है लाइन से ट्रेन को प्रस्थान करने की अनुमति देता है। होम सिग्नल जो स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल, पूर्ण लाइन क्लियरेंस और पॉइंट सेट होता है और अनिवार्य होता है। एक तरह से इसको देखा जाए तो मान लीजिए ये स्टेशन है, ठीक, तो स्टेशन पर कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर होम सिग्नल रहेगा, होम सिग्नल को पार करेगी। और ये स्टेशन से आगे बढ़ाने के लिए, ब्लॉक सेक्शन भेजने के लिए स्टार्टर होता है। और यही ब्लॉक सेक्शन का में जो अंतिम जो होता है ब्लॉक सेक्शन शुरू करने के लिए, तो ये एडवांस होता है, स्टार्टर के आगे एडवांस होता है। कॉलिंग ऑन और स्टार्टिंग देख लेते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल, लाल मेन सिग्नल के नीचे एक छोटा पीला सिग्नल होता है। उपयोग जब मेन लाइन सिग्नल खराब हो जाए या लाइन पर पहले से कोई ट्रेन डिब्बा हो। कार्य इसमें रूट लॉकिंग तो होती है, लेकिन ट्रैक सर्किट की चेकिंग बाईपास हो जाती है। कॉलिंग ऑन सिग्नल तब दिया जाता है जब अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना हो, और ये जब ऑफ किया जाता है तो लोको पायलट को ये संकेत देता है कि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहें। जब एक सिग्नल का नियंत्रण दो अलग अलग केबिन या स्थानों के पास हो, एक केबिन तक सिग्नल ऑफ नहीं कर सकता तब दूसरा उसे अपनी सहमति से न दे दे, तब तक अपनी इसे स्लोटिंग बोलते हैं। अब देखते हैं रिले इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और रिले इंटरलॉकिंग जो है हजारों तारों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का जाल है। हजारों तारों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का जदी का गुच्छा के तहत में यह अनमेंटल है, अधिक जगह कहता है और मेंटेनेंस मुश्किल, हार्डवेयर आधारित लॉजिक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है जो है ये रिले लॉजिक माइक्रो प्रोसेसर और बुलियन लॉजिक में बदल दिया गया है। 2 आउट ऑफ 2 हार्डवेयर प्रणाली, एक फेल होने पर दूसरा स्वतः कारभार संभालता है। फेल सेफ डिजाइन, कम वायरिंग और इन बिल्ट डेटा लॉगर से रिलेटेड है। ये पैनल डायग्राम जो है, रूट सेटिंग, एसएम द्वारा पैनल पर एंट्रेंस प्रवेश और एग्जिट निकाल बटन द्वारा इंटरलॉक सभी पॉइंट को सेट और लॉक करती है। रूट रिलीज, ट्रेन के सिग्नल पार करने और ट्रैक सर्किट को खाली करने के बाद सिस्टम स्वतः ही रूट को पीछे से रिलीज कर जाता है। रूट कैंसिलेशन जो होता है, आपात स्थिति में दिया गया सिग्नल वापस लेना। 120 सेकंड का टाइमर यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन सुरक्षित रुक जाए। आपातकालीन और पॉइंट फेलियर, यदि पॉइंट सेट नहीं हो रहा है तो कार्यवाही इसमें किया जाता है। क्रैक हैंडल जारी करें, इसे मैनुअल रूप से सेट और क्लैंप पैडलॉक करें। ट्रैक सर्किट फेलियर, ट्रैक खाली होने पर भी पैनल लाल दिखाए तो रीसेट प्रक्रिया का पालन करें या लाइन भौतिक सत्यापन करें। सिग्नल फेलियर, सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा तो कार्रवाई कॉलिंग और सिग्नल का उपयोग करें या जीएनएस के अनुसार लिखित प्राधिकार पर T393 भी जारी होता है। और ट्रेन संचालक के मूल नियम फोकस सिग्नल GNSR जो है, इंडियन रेलवे ये एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो है, एस्टेब्लिश स्टेशन वर्किंग रूल है, GNSR रूल है, इन सभी के तहत जो है गाड़ी को चलाया जाता है। और आगे देखते हैं इंटरलॉकिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इंटरलॉकिंग में सबसे पहले किसे सेट किया जाता है, तो पॉइंट को सेट किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कैसा प्रकाश देता है, तो कॉलिंग ऑन स्थिति में कोई प्रकाश नहीं देता है, ऑफ स्थिति में एक छोटा सा पीली बत्ती जलता है। एडवांस स्टार्टर, सिग्नल स्टेशन किस सेक्शन को नियंत्रित करता है, तो ये ब्लॉक सेक्शन को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में सुरक्षा का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाया जाता है, तो SIL 4 ये अपनाया जाता है।
और इसमें देखते हैं वो। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरलॉकिंग से मेरे जितने भी विस्तृत रूप से हम लोग देखें इंटरलॉकिंग को, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही आगे, और हम लेकर आएंगे इसी प्रकार और भी टॉपिक को हम कवर करेंगे। धन्यवाद।